हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय अकेडमी पर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कोशिका भित्ति के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली को हम कई नामों से भी जानते हैं। कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इस शब्द को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम है, यानी सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे। पहला थे आपके सी नजेली और दूसरा आपके थे सी क्रैमर। सी क्रैमर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन शब्द दिया। इसके और नाम है, अन्य नाम है, यानी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नामों से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसका एक और नाम है, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। प्लाज्मा लेमा। लेमा या तो इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। अगर प्लाज्मा लेमा की बात करें तो इसको सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने प्लाज्मा लेमा शब्द का प्रयोग किया था उनका नाम है J.Q. फ्लावर। J.Q. फ्लावर। इन्होंने कोशिका लेमा शब्द दिया। इसको और नामों से भी जाना जाता है। जब हम देखेंगे एक कोशिका का हम चित्र बनाते हैं, आप मान लीजिए कोशिका के बीचों बीच में ये कोशिका है और इसके बीच में या साइड में केंद्रक पाए जाते हैं। ये बीचों बीच में ये क्या है? केंद्रक है, यानी न्यूक्लियस। और केंद्रक के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है। अगर आप देखोगे तो केंद्रक के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है और इस द्रव को हम क्या कहते हैं? सभी को मालूम होगा, जो जेली नुमा होता है इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। इस द्रव को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। आप देखोगे ये जीव द्रव्य है, इसके चारों तरफ, यानी जीव द्रव्य को चारों तरफ से एक पतली लेयर होती है और बहुत लचीली होती है जिसको घेरे रहती है। इसी वजह से इस झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली को हम जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली। क्यों कहते हैं इसको जीव द्रव्य झिल्ली? क्योंकि यह जो झिल्ली होती है कोशिका के जीव द्रव्य के चारों तरफ पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम है जीव द्रव्य झिल्ली। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। ये जो आपका जीव द्रव्य झिल्ली है या कोशिका झिल्ली, ये आपके प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। ये झिल्ली दोनों में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। जबकि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कोशिका भित्ति जो होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं, कुछ जीवों में पाए जाते हैं। पादप के साथ कुछ और अन्य जीव होते हैं, जैसे आपको बैक्टीरिया, कवक पाई जाती है, जिनमें अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। बट यहाँ पर ये जो होता है आपको प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। ये जस्ट आपको कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। एनिमल में तो ये डायरेक्ट पाई जाती है, क्योंकि एनिमल में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि ये जीव द्रव्य या कोशिका झिल्ली एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। दूसरा इसमें पॉइंट अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका को एक आकार प्रदान करती है और इसको दृढ़ता से मजबूती प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए
तीन कोशिका में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा डिस्मेटा कहा जाता है, और इन्हीं से की आवश्यक चीजों को आर पार करते हैं। अगर कहा जाए एक लाइन में, ये जो झिल्ली होती है ये आपको चयनात्मक झिल्ली होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, पारगम्य झिल्ली इसको इंग्लिश में कहते हैं, दोनों आपको जानना है, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसका नाम क्यों है मेम्ब्रेन, तो इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव का मतलब होता है ये कुछ चीजों को, यह नहीं कि कोशिका के अंदर हर चीज इंटर करेगा। अब यह नहीं है कि इस कोशिका के अंदर जो चाहे, आप मानिए कि दो कोशिकाएं आपस में इससे अटैच हैं, दो तीन कोशिकाएं आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, जहां पे अटैच होती है यहाँ पर ये छिद्र आपको पाया जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके द्वारा कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने अंदर जो इस कोशिका को जिससे की कमी होगी तो इस कोशिका में होगा तो इससे ले लेगी, इसको जो कमी होगा तो इससे ले लेगी। यानी कुछ चीजों का, यानी सेलेक्टिव चीजों का ही कोशिकाओं के अंदर आदान प्रदान होता है, वो भी कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली के द्वारा। इसीलिए इसका नाम है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिव परमिएबल झिल्ली कहा जाता है। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखा जाए तो कोशिका यानी कोशिका झिल्ली की हम संरचना के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्या है अब इसके बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हिंदी में इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली की संरचना। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली की संरचना जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसमें कई वैज्ञानिक थे जिनमें से 3 मेम्ब्रेन आते हैं, और 3 वैज्ञानिकों ने क्या क्या दिया। तो पहला आता है सबसे पहले, तो अगर कोशिका झिल्ली के बारे में बताया गया था तो पहला आपका आया था जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था, उनका नाम है आपको डेवसन और डेनियल। इन्होंने दिया था सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल दिया था? सैंडविच मॉडल। नाम से पता चल रहा होगा कि आपने सैंडविच कभी ना कभी खाया होगा। सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच मॉडल से आपको पता चल रहा होगा कि आप देखे होंगे जब सैंडविच खाते होंगे तो ये ऊपर ब्रेड की लेयर होती है और नीचे ब्रेड की लेयर होती है और बीच में आलू भरा होता है, इसी को कहा गया सैंडविच मॉडल। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है 2 प्रोटीन लेयर के बीच में जव आणविक फास्फोलिपिड पाया जाता है, और ये जव आणविक फास्फोलिपिड को ही इन्होंने कहा था सैंडविच। यानी सबसे पहले आप जानिए कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था, तो डेवसन और डेनियल ने दिया था। डेवसन और डेनियल ये 2 वैज्ञानिक हैं, और सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया कि इसकी संरचना कैसी दिखती है। इन्होंने बताया था, डायग्राम से समझते, इन्होंने क्या बताया था, सैंडविच मॉडल में डेवसन और डेनियल ने अपनी विचारधारा में यह प्रस्तुत किया कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली की बात करें, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से? इन्होंने महत्वपूर्ण बात कहा कि 3 लेयर पाई जाती है। इन 3 लेयर में 2 लेयर जो होती है प्रोटीन की होती है, यानी ऊपर नीचे, और बीच में जो होती है जैव आणविक फास्फोलिपिड पाई जाती है, जिसको उन्होंने कहा ये सैंडविच। तो इसका हम डायग्राम बना के समझते हैं कि ये कैसे आपका, इन्होंने क्या डायग्राम प्रस्तुत किया था। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखिए,
क्योंकि इसमें डायग्राम से आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि वास्तव में है क्या। ये आपकी प्रोटीन की लेयर है, इन्होंने कहा ऊपर और नीचे। अब बीच में पाया जाता है इसमें आपको फास्फोलिपिड, ये आपको फास्फोलिपिड। अब इसमें फास्फोलिपिड्स में यह आपका डायग्राम है। अब इस डायग्राम के माध्यम से जानेंगे, ये जो इन्होंने बताया था कि 3 लेयर पाए जाते हैं। अब 3 लेयर में कौन कौन से हैं? ऊपर एक लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर, और नीचे एक लेयर है। तो 2 लेयर ये हो गया, और जो बीचों बीच में लेयर पाई जाती है, इन्होंने कहा जैव आणविक फास्फोलिपिड है। ये 3 लेयर हो गया। इन्होंने इसकी मोटाई लगभग लगभग 75 एंगस्ट्रॉन। तो 75 एंगस्ट्रॉन में आपका 20 एंगस्ट्रॉन ये ऊपर प्रोटीन की लेयर, और नीचे प्रोटीन की लेयर 20 एंगस्ट्रॉन, और बीच में फास्फोलिपिड की जो है ये आपको 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो इसमें आप जानिए, तो ये जो ऊपर वाला है ये प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन लेयर, और नीचे भी प्रोटीन लेयर है। बीच में आपका ये जो दिख रहा है ये आपको फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड। ये जो फास्फोलिपिड की है बाई लेयर है। क्या है? बाई लेयर। इसमें 2 लेयर होती हैं। इसी को इन्होंने कहा सैंडविच मॉडल। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन की लेयर, बीच में आप ये देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ पर तो ये आपको ये जो दिया गया है इस डायग्राम को, तो ये जो राउंड होता है इसको कहा गया हेड। और ये कैसा हेड था? ये आपका हेड था हाइड्रोफिलिक हेड था। इसको कहा गया हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड कहा। और इसमें क्या है? इसकी टेल है, नीचे वाला हिस्सा टेल है। नीचे वाला हिस्सा क्या? टेल है। तो इसको कहा गया आपको हाइड्रोफोबिक टेल। क्या नाम दिया गया? हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल। टेल मतलब पूंछ होती है। तो 2 टर्म दिया गया, ऊपर वाला राउंड वाला ये जो है आपको हाइड्रोफिलिक हेड, और नीचे वाला जो है हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये देखा गया, इसमें और बताया गया कि यह जो हेड होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है, इसका जो हिस्सा होता है ऊपर वाले प्रोटीन में, यह धसा होता है। तो धसा किसके कारण होता है? ये जो अटैच है, तो इसके अटैच का मेन कारण होता है हाइड्रोजन, जो होता है हाइड्रोजन और आयनिक बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? हाइड्रोजन और आयनिक बंधों के द्वारा, हाइड्रोजन और आयनिक बंधों के द्वारा, आयनिक बंधों के द्वारा। ये बात याद रखिएगा। जो ये आपका यहाँ पर टेल होता, सॉरी टेल नहीं, हेड। कौन सा हेड है? हाइड्रोफोबिक हेड। यह हेड जो होता है ये प्रोटीन लेयर में हाइड्रोजन और आयनिक बंधों के द्वारा धसे या सटे रहते हैं। इसके बाद ये दोनों जो टेल हैं, इसके नीचे ये दोनों टेल आपस में जो जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक बल कार्य करता है जिसको वेंडर वाल बल कहते हैं। कौन सा? ये जो जुड़े होते हैं आपस में दोनों टेल, इसको बोलते हैं वाल वेंडर वाल बल के द्वारा आपस में दोनों टेल जुड़े रहते हैं। तो ये आपका सैंडविच मॉडल है डेवसन और डेनियल के द्वारा। अब इसी में एक और वैज्ञानिक दूसरा आया था जिनको कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन। कौन दूसरा इसमें मॉडल आता है? यूनिट मेम्ब्रेन। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
अब ये दोनों रिलेटेड हैं, क्यों हैं इसको जानेंगे। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो मॉडल है, ये वैज्ञानिक थे जे डेविस रॉबर्टसन। कौन थे? इनका नाम है जे डेवी रॉबर्टसन। रॉबर्टसन इन्होंने प्रस्तुत किया था। वास्तव में अगर देखा जाए तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो आपका डेवसन और डेनियल के द्वारा जो अवधारणा दिया गया था, उस अवधारणा को प्रसिद्ध जो किया था वो आपको जे डेविस रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या बता दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में, बस एक पॉइंट इसमें है, इन्होंने बताया कि जो ये बीच में फास्फोलिपिड्स, इन्होंने ये जो मॉडल दिया वास्तव में रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये अपना जो इन्होंने हाइपोथेसिस किया था तो वास्तव में ये रॉबर्टसन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। यानी ये जो अवधारणा होती है जो प्रसिद्ध किया गया था, ये डेविड रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने बताया कि ये भी 75 एंगस्ट्रॉन की लेयर होती है और ये जो फास्फोलिपिड होती है बाई लेयर होती है। अब इनके अकॉर्डिंग बार बार कई बार पेपर में पूछा गया प्रोटीन हो गया PLLP, इसका मतलब हो गया प्रोटीन लिपिड लिपिड, यानी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो जो आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, ये दोनों यानी आपको सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये दोनों मॉडल को आगे चल के क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। स्वीकार का मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया इस मॉडल को? तो इसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? ये कोशिका झिल्ली की इलास्टिसिटी को, यानी ये बढ़ती केस घटती, इसको, और दूसरा ये परमिएबिलिटी को यानी डिफाइन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इन दोनों थ्योरी को, सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तीसरा मॉडल आया जो बहुत ही फेमस है और कई बार पूछा गया, तो इसको आप एक बार देख लीजिए ध्यान से और समझ में आ गया होगा ये दोनों मॉडल। अब तीसरा मॉडल जो है बहुत ही फेमस है और जो कई बार पूछा गया है। तो तीसरा मॉडल आपका आता है जो इसकी कोशिका झिल्ली के संरचना को सबसे ज्यादा डिफाइन करती है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वो कौन सा मॉडल है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तब तक मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप इसका उत्तर दीजिए। तीसरा मॉडल है जो फेमस है, उसको कहा जाता है जो सबसे सही, यानी कोशिका झिल्ली को डिफाइन करता है, इसकी संरचना को, तो वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको हिंदी में बोला जाता है तरल मोज़ेक मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल, तो तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 में दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। कौन थे? सिंगर और निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दिया था अपना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल कहा जाता है इसको, ये सबसे अभी तक के सबसे मान्य है। ये जो इनके जो आपकी ये पूरा संरचना डिफाइन किया था कोशिका झिल्ली का, सबसे ज्यादा मान्य है। और इन्होंने क्या बताया था कि ये जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना, इन्होंने थोड़ा सा अलग डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि इनके विचारधारा के अनुसार जो कला के मध्य में, जो कला के मध्य मतलब होता है कोशिका झिल्ली के मध्य में बाइलिपिड लेयर होती है। बाइलिपिड लेयर वहां पर भी पढ़े थे, बट यहाँ पर बाइलिपिड लेयर होती है। और फास्फोलिपिड हेड, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। बाइलिपिड लेयर में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो अभी आपको बताया। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है आप समझिए। पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं। तो डायग्राम क्या है? बहुत सिंपल डायग्राम है, जो आप पहले डायग्राम देखते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा।
कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आप भी साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए। जिस तरह बना रहे हैं पेपर में आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इन्होंने कहा था कि बाइलिपिड लेयर पाई जाती है। जो बाइलिपिड लेयर की बात कर रहे हैं, तो जो हम ये बना रहे हैं यही आपको फास्फोलिपिड है। इसमें हेड और टेल, यहाँ पे हेड को कहा गया आपको पोलर हेड कहा गया, जबकि टेल को नॉन पोलर टेल कहा गया। अब इतना पहले बनाते हैं फिर आगे इसको पहले समझते हैं। सिंगर निकोलसन के अनुसार कहा गया कि जो लेयर होती है जो बीच में पाई जाती है वो फास्फोलिपिड्स की होती है और बाई लेयर होती है। इसमें जो होता है फास्फोलिपिड्स की दो लेयर होती है, इसको कहा गया बाई लेयर। इसमें जो पाया जाता है सेम यही बताया कि जो आपका ये राउंड वाला होता है ये बोला इन्होंने पोलर हेड। क्या कहा इसको? पोलर हेड। और नीचे जो टेल था इसको नॉन पोलर टेल कहा, नॉन पोलर टेल। अब इसमें क्या होता है कि जो पोलर वाला हेड होता है ये आपका ऊपर होता है और ये जो होता है पोलर ऊपर, और जबकि इसका नॉन पोलर वाला जो टेल होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने कहा कि इन परतों में कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। तो जो आपका फास्फोलिपिड्स है ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक फास्फोलिपिड्स है, और फास्फोलिपिड्स की ये बाई लेयर है। यहाँ से यहाँ तक कि इस फास्फोलिपिड्स के बाई लेयर में कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ धसे होते हैं। ये जो मैंने रेड रेड से बनाया हूँ ये प्रोटीन है। इनको कहा जो बाई लेयर है फास्फोलिपिड्स के अंदर कुछ प्रोटीन पाई जाती है। इन प्रोटीन को सिंगर निकोलसन ने इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल, हिंदी में समाकल कहा गया, यानी इनको नाम कहा, क्या कहा? इंटीग्रल, इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन कहा, इंटेग्रल प्रोटीन। तो ये याद रखिए इन्होंने बताया कि इसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन जो होता है फास्फोलिपिड्स की बाई लेयर के अंदर धसे होते हैं, इनको कहा इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन, हिंदी में इसको समाकल कहते हैं। इन्होंने इसको ऐसे कहा है, इन शब्दों को इन्होंने डिफाइन किया कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन के कुछ हिस्सा जो होते हैं ये बाहर फास्फोलिपिड्स के बाहर ये दिखते हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर निकलते हैं। इसको एक लाइन में इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटीन होते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन सी, क्या कहा? आइसबर्ग। आप इसको समझिए प्रोटीन आइसबर्ग इन सी। इन सी का मतलब समुंदर में आप फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड। अब इसका मतलब क्या है? इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फास्फोलिपिड्स, यानी फास्फोलिपिड्स की जो लेयर होती है इनमें आइसबर्ग। अब आइसबर्ग क्या होता है? तो यहाँ पर आइसबर्ग आ गया तो एक घटना आपको बता रहे हैं। लगभग मुझे हिस्ट्री इतनी नहीं मालूम है, फिर भी 1921 के आसपास एक जहाज थी जो टाइटेनिक जहाज थी जो आइसबर्ग से टकरा गई थी। अब आइसबर्ग क्या होते वास्तव में? तो आइसबर्ग जो होता है समुंदर में, क्योंकि ग्लेशियर से बहुत बड़े बड़े बर्फ के जो चट्टान होते हैं टूट कर आते हैं और इनके कुछ हिस्सा ऊपर पानी के सतह के ऊपर दिखाई देते हैं
और उससे कम से कम कई गुना यानी 20 गुना जो होगा, ये कंफर्म नहीं, यानी कई गुना उससे लगभग 20-25 गुना जो हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये आपका प्रोटीन है, कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल, ये फास्फोलिपिड्स के बाहर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, और बाकी हिस्सा देख रहे हैं ये फास्फोलिपिड्स के अंदर है। इसी तरह आइसबर्ग जो होंगे समुद्र के ऊपर थोड़ा सा दिखाई देंगे, उसका अधिकांश भाग पानी के नीचे था। तो टाइटैनिक जहाज जब जा रही थी तो यही धोखा हुआ कि आइसबर्ग के ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा था और उसका नीचे हिस्सा, नीचे बर्फ का बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से वो टाइटैनिक जहाज टकरा गया और डूब गए। तो यह आप घटना जानते होंगे। तो यहाँ पर इसी का बताया गया कि जो फास्फोलिपिड से प्रोटीन आइसबर्ग, जो प्रोटीन होते हैं या आइसबर्ग इन सी ऑफ फास्फोलिपिड, यानी फास्फोलिपिड जो है इसको समुद्र कह रहा है, यानी फास्फोलिपिड्स की जो लेयर है यहाँ पर कहा गया सी ऑफ फास्फोलिपिड्स, यानी फास्फोलिपिड्स के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो आप ये बात समझिए, पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इसमें दिखाई देते, तो ये जो प्रोटीन है इसको इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, हिंदी में समाकल प्रोटीन कहा जाता है। तो ये फास्फोलिपिड्स के अंदर धसे होते हैं। एक तो ये प्रोटीन बताया, दूसरा उन्होंने बताया सिंगर निकोलसन ने कि एक प्रोटीन जो होता है ये फास्फोलिपिड्स के सतह के पास पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये फास्फोलिपिड्स की सतह पर, यानी इस तरह जिसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, फास्फोलिपिड्स की सतह पर पाई जाती हैं। ये आप समझिए, इनके सतह पर ये पाई जाती हैं। ये होती हैं जो आप ग्रीन से बना रहे, जो सतह पर, इनको इन्होंने कहा था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरीफेरल। इनका नाम क्या कहा इन्होंने? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, या दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। क्योंकि ये जो होते हैं, ये आपका प्रोटीन की जो लेयर होती है, ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये फास्फोलिपिड्स की सतह पर पाए जाते हैं। और फास्फोलिपिड्स की सतह पर पाए जाने की वजह से इस प्रोटीन को आसानी से पृथक किया जा सकता है, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, फोर्स के साथ ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए ये मेरी स्किन है, स्किन में हेयर्स भी पाए जाते हैं, और ये हेयर्स कहाँ पर हैं? हमारे ये कोशिकाओं में ही है, यानी कोशिका झिल्ली में। इसको हम आसानी से निकालेंगे, फोर्स लगा के हम निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो इनको कहा गया कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको आसानी से फास्फोलिपिड से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि पेरीफेरल प्रोटीन को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो दो तरह के इन्होंने प्रोटीन बताया कि जो सतह पर पाए जाते हैं जिसको एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन कहा, और अंदर जो पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें और कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर जो होता है, जो पेरीफेरल प्रोटीन होता है, जो बाहर सतह पर पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? लिपिड के, यानी ये जो होंगे लिपिड्स, जो फास्फोलिपिड्स है, इनसे ये क्या करते हैं? यानी कुछ शर्करा जुड़ी होती हैं, यानी आपको पेरीफेरल प्रोटीन के साथ शर्करा की कुछ श्रृंखलाएं होती हैं जो जुड़ी होती है। श्रृंखलाएं का मतलब आप मान लीजिए इस तरह कुछ श्रृंखलाएं मान लीजिए होते हैं, इस तरह चेन नुमा कुछ श्रृंखलाएं निकली होती हैं, ये शर्कराएं होती हैं। तो इनसे पेरीफेरल प्रोटीन क्या करती है कि इनसे जुड़कर और क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ये जो होंगे पेरीफेरल जो बेस पर पाए जाती हैं लिपिड्स के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, और कुछ शर्कराओं से जुड़कर ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आप समझेंगे। क्या बनाती हैं? ग्लाइकोलिपिड, और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनका इंपॉर्टेंट क्या है? अब ये जो है ये आपको इससे जुड़ा है, ये क्या है? लिपिड है, और लिपिड में ये आपको एक चेन पाई जा रही है जिनसे जुड़कर ये क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। और
ये प्रोटीन से, कौन सा, पेरिफेरल प्रोटीन जो हरे से बना है, और इनसे जुड़कर बनाएगा ग्लाइको प्रोटीन बनाएगा। अब ये दोनों जो होती हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या करती हैं कि कोशिकाओं का, अपने जैसी कोशिकाओं की पहचान करती हैं, ये हमारी जैसी कोशिकाओं को पहचानती है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार के आर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, आप मान लीजिए किसी की किडनी, हृदय या कोई अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ये कोशिकाएं आसानी से पहचान लेती हैं कि क्या मेरे, अगर नहीं पहचानेगी तो ट्रांसप्लांट जो होता है फेल हो जाता है। तो इस वजह से ये कोशिकाएं आसानी से, यानी ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन इन कोशिकाओं में बनती है, और इनका काम होता है अपनी जैसी कोशिकाओं की पहचान करना, और पहचान हो जाने पर ट्रांसप्लांट कोई आर्गन होता है तो ये क्या करती हैं, इसमें हेल्प होता है। अगर पहचान नहीं किया तो ट्रांसप्लांट आर्गन क्या हो गया, फेल हो गया, वहां पर उस व्यक्ति की क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारे कोशिकाओं के अंदर बनते हैं। अब देखा जाए तो ये जो लिपिड होता है, ये आपका लिपिड है, ये राउंड राउंड, तो लिपिड जो होगा वो क्या होता है, लिपिड और इंट्रिंसिक प्रोटीन मिलकर एक मोजाइक की तरह संरचना, आप देखेंगे आपस में जुड़कर थोड़ा बाहर निकला हुआ है, तो ये मोजाइक की तरह अवस्था में होते हैं। इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा गया। अब देखेंगे कि ये बीच में एक पोर है, ये दो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके बीच में पोर है, इसको पोर कहा जाता है। पोर का मतलब प्लाज्मोडेस्माटा, और इन्हीं से कुछ घुलनशील पदार्थ, यानी हमारे कोशिका झिल्ली से घुलनशील पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में क्या होती हैं, ट्रांसफर होती रहती हैं। जगह जगह पर ये पोर्स पाए जाते हैं, या वो ये जो पोर्स बनते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन के बीच में बनते हैं। और ये भी देखा गया कि इन पूरे जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है इसमें लगभग 30 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से एंजाइम्स एक है आपको जिसका नाम है एटीपेज। और ये जो एंजाइम होता है 30 में से एक ये भी एंजाइम है एटीपेज। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं, ये एंजाइम क्या करता है कि इन कोशिका झिल्ली के अंदर ट्रांसएक्टिव कोई मटेरियल ट्रांसफर करना या कोई मिनरल ट्रांसफर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एंजाइम जो होता है सहायता करता है। तो यही आपका था। एक और बात समझिएगा, ये जो होता है पूरल, यह भी जो आपको यूनिट मेम्ब्रेन या सैंडविच मॉडल बताया हूं उसमें आपको ये बता चुका हूं कि जो हेड होता है, हेड कैसा होता है आपका, हेड आपका हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो यह बात समझ में आ गया होगा। यही आपका है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में सबसे फेमस फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कार्य, यानी कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में जानेंगे। तो कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो आप ओरल में बता दे रहा हूं, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो कोशिका झिल्ली जीवद्रव्य के चारों तरफ पाई जा रही है, इसका मतलब ये कोशिका को एक निश्चित आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरी बात, जब कोशिकाएं आपस में अटैच होती हैं तो इनके बीच में आदान प्रदान होता है। तो इसमें चयनात्मक कौन सी पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसके द्वारा सेलेक्टिव मटेरियल का ट्रांसफर होता रहता है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आसानी से होता है। तीसरी बात देखा जाए तो बाहर से कोई अंदर आएगा उस पर भी इनका नियंत्रण होता है। चौथी बात अगर देखा जाए तो आपकी कोशिका झिल्ली जो होती है पुनरुद्ध भवन होती है, यानी रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या होता है, तो रीजनरेशन का मतलब हो गया इनमें एक कैपेसिटी पाई जाती है कि ये कोशिका झिल्ली किसी कारणवश क्या हो जाए, क्षति हो जाए, यानी टूट फूट जाए, तो ये पुनः अपने आप को क्या करती है, रीजनरेट कर लेती है। जैसे छिपकली की पूंछ दुश्मन को देखती है, यानी दुश्मन को जो आपको क्या करती है, यानी अपने से हटाने के लिए अपनी पूंछ को तोड़ देती है, और जैसे पूंछ को तोड़ती है तो दुश्मन का नजर उसके पूंछ पर, और इसी बीच में क्या करती है, छिपकली भाग जाती है। तो इसी उसमें बाद में फिर देखेंगे उस छिपकली को, तो कुछ दिन बाद उस छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है, यानी ये रीजनरेशन हुआ। इसी तरह हमारी कोशिका झिल्ली में अगर किसी कारण टूट फूट जाती है तो दोबारा पुनः आ जाती है, और कोशिका के यानी जीव द्रव्य के मटेरियल को बाहर जाने से रोकने का भी काम करती है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो मैंने पूरा कोशिश किया क्लास स्टैंडर्ड 9 के बच्चों को समझाने का कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 11th के चैप्टर में भी है कोशिका और 9th के, तो दोनों क्लास के बच्चे इसको आप पढ़ सकते हो डिटेल से। तो आप इसको जैसे मैंने बताया हूँ पूरा डिटेल से आप चित्र बना लीजिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।